हेलो एवरीवन, दिस इज सी तेजल कटारिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने मनी, सेंट्रल बैंक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम को रिवाइज किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर के साथ जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि अगेन वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर होता है स्टूडेंट के लिए, बट हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे से मैंने उसे समराइज किया है। तो हम जो है कम से कम टाइम में इसे रिवाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। सबसे पहले जो हमें समझना है वो है एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? एग्रीगेट देखो, इकोनॉमी में सपोज ये इंडिया है तो इंडिया में जितने भी लोग जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं उन सारे टोटल डिमांड को, हर एक इंसान के डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को ऐड किया जाएगा और बनेगा एग्रीगेट डिमांड। और ये जो टोटल डिमांड हम कंसीडर करेंगे वो हमेशा होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू। फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो अकाउंटिंग ईयर में जो है डिमांड किया जाएगा। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो मीन्स दैट एग्रीगेट और द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे ध्यान देना, यहां पे लिखा है एग्रीगेट और द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन द नेशनल इनकम चैप्टर। एंड में जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड देखा था उसी को यहां पे कंटिन्यू किया है। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज नथिंग बट योर एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान रखना, यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर जो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद I फॉर द इन्वेस्टमेंट जो फर्म करेगा, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M स्टैंड्स फॉर नेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस। यहां पे ध्यान देना, हम जो है हम ये जो होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये ओपन इकोनॉमी के लिए एप्लीकेबल है, बट हमारे सिलेबस में जो है हम क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड देखने वाले हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज कंजम्पशन एंड द अनदर इज इन्वेस्टमेंट। यानी कि टू सेक्टर मॉडल जैसे हम लोगों ने देखा था वैसे ही यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ C प्लस I की बात होगी। अब सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं I की बात करते हैं, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में हमें कौन से पॉइंट समझने हैं? सबसे पहले हमें यह समझना है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी कि क्या? इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है ना वो दो चीजों पे डिपेंड है। कौन सी दो चीजें? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट जिस रेट पे लोन लिया जाता है उस पे जो हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम उसकी बात करने वाले। तो सिंपली एक चीज को समझना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो सपोज 1 लाख मैंने बोरो किया है, 1 लाख पे अगर मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना है तो यानी कि 10,000 पे करना है। अगर यही 11% हो जाएगा तो मुझे 11,000 पे करना पड़ेगा। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं और ज्यादा लोन भी नहीं लेने वाले। तो इसीलिए ये हमेशा एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। And marginal efficiency or rate of investment is nothing but what? It is nothing but return or the profit। यानी कि जितना marginal efficiency ज्यादा उतना investment ज्यादा, जितना return ज्यादा मिलेगा, जितना profit ज्यादा होगा उतना ही investment भी ज्यादा होगा। ये बात करता है marginal efficiency rate of investment। That means वो दोनों directly proportionate है। कौन दोनों? marginal efficiency rate of investment and इन्वेस्टमेंट। जितना रिटर्न ज्यादा उतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एंड ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं तुम लोग को 4 मार्क्स के लिए और मे बी 3 मार्क्स के लिए, मे बी 6 मार्क्स के लिए एज वेल। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट के जो है 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन से? एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड द अनदर इज, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड द अनदर इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो है मास्टर पॉइंट का मैंने तुम लोगों को ये मास्टर पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए थे एग्जाम जब हम लेक्चर्स कर रहे थे तब तुम्हारे नोट्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि यस
सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं दो कंपोनेंट्स पे और बाकी के दोनों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाले इस चैप्टर में। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ये है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड नहीं होता इनकम पे, मतलब कितना मेरे पास इनकम आया है उसके बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने कितना इन्वेस्ट करना है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हूं। और जब इनकम पे जब डिपेंडेंट होंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि जो इन्वेस्टमेंट देखो वेलफेयर पर्पज से किया जाएगा वो गवर्नमेंट ही करेगा। गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगा कि मुझे कितना इनकम मिलेगा इससे उतना ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक के लिए वो काम करता है, अपने लिए नहीं। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, वो अपने लिए काम करता है। इसीलिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड होता है किस पे? ऑन द इनकम। एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं होता है ऑन इनकम, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट पर्पज से किया जाता है। तीसरी चीज एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा वो सारे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर होंगे, एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो भी प्राइवेट सेक्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क MCQ के लिए ध्यान में रखना कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इनकम इन इलास्टिक होता है। मतलब क्या? जैसे हमने प्राइस इन इलास्टिसिटी समझा था, वैसे ही यहाँ पे इनकम इन इलास्टिसिटी समझना है। प्राइस इन इलास्टिसिटी मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस यू विल डिमांड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, सेम वे में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम यू विल इन्वेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट फॉर पब्लिक। एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि क्या? इस तरीके का डायग्राम, यानी कि जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ्स ध्यान रखना। अपवर्ड स्लोपिंग कौन सा होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एंड जो इनकम इन इलास्टिक होता है वो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है AD पे। अब हम फोकस करने वाले हैं AD पे। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लिया। अब पहला पॉइंट हमने समझा इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, दूसरा पॉइंट हमने समझा इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। अब हम समझते हैं AD इक्वल टू C प्लस I है, तो I हम लोगों ने समझ लिया। C के बारे में थोड़ा सा समझो कि कंजम्पशन, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करता है हम उसकी बात करने वाले हैं। अब हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कि उसके पास कितना इनकम है। तो यहाँ पे जितना इनकम होता है उस पर डिपेंड होता है कि कितना कंजम्पशन होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो इनकम होता है ना, इनकम उस पे डिपेंड करेगा कंजम्पशन। एंड अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। मगर जो इनकम, यानी कि इनकम ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वाई, ध्यान में रखना। पूरे इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए हम डिनोट करते हैं, इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, एंड इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। पूरे इकोनॉमिक्स में इनकम जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो उसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन। मतलब क्या कि अगर मेरा इनकम जो है वो 100 से 200 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपीज से इंक्रीज हो चुका है, 100 रुपीज से इंक्रीज हो चुका है, लेकिन कंजम्पशन जो होगा वो मेरा सपोज पहले 80 था तो वो हार्डली 140 तक ही जाएगा। तो ये जो इंक्रीज है ये इंक्रीज 60 रुपीज से ही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? सिर्फ 60 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है ये समझो कि जहां यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकम ज्यादा रेट पे इंक्रीज होता है या एज कंपेयर टू कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज हुआ है तुम्हारे इनकम में तुम पूरा का पूरा स्पेंड नहीं करने वाले, यू विल सेव समथिंग। इसीलिए ये रूल है जो केन्स ने बताया था। इतना क्लियर हुआ? अब दो कंपोनेंट्स को हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे एक इसी के साथ अभी हमें क्या समझना है? अब हमें शेड्यूल देखना है और हमें देखना है ग्राफ। अब शेड्यूल एंड ग्राफ के लिए हम लोगों ने जो हमारे लेक्चर्स के टाइम पे जो समझा था वही हम समझने वाले। शेड्यूल एंड ग्राफ, ये रहा हमारा शेड्यूल एंड ग्राफ। अब इस शेड्यूल एंड ग्राफ में दिया क्या था? ये कांस्टेंट बेसिस पे हम फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा इनकम है, जीरो इनकम लेवल पे क्या होगा?
100 इनकम लेवल पे क्या होगा, 200, 300, 400, 500, 600. यहाँ पे इंक्रीज इन द इनकम कितना है, 100 से हमने इंक्रीज किया हुआ है. कंजम्पशन स्टार्टेड विथ 100, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंजम्पशन स्टार्टेड विथ 100, ये एट दैट टू एट लेवल ऑफ इनकम 0. दैट मीन्स कि चाहे जो हो जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, तुम्हारा बेसिक कंजम्पशन तो तुम्हें करना ही है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. मतलब कि ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हें खाने पीने के लिए पैसे ही नहीं लगेंगे. यू हैव टू स्पेंड समथिंग बेसिक, थोड़ा सा ही सही, लेकिन तुम्हें स्पेंड करना पड़ेगा. तो जीरो इनकम भले ही हो, लेकिन फिर भी यू विल स्पेंड समथिंग. एंड ऐसा एजम्पशन माना जाता है कि ये जो कंजम्पशन किया है, ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये पुराने सेविंग्स में से तुम करते हो, ऐसा एजम्पशन इकोनॉमिक्स बोलता है. दूसरा एजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगा. ये दो एजम्पशन ध्यान रखना. ये दो एजम्पशंस इस पर्टिकुलर एडी कर्व के लिए, या एडी का ग्राफ, जब भी हम एडी का पूरा थ्योरी समझेंगे एग्रीगेट डिमांड का, उस टाइम पे यूज होने वाला है इन दोनों अजम्पशंस का. एक तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा एंड दूसरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा होता है. अब कंजम्पशन में देखोगे तो जो इंक्रीज है वो 50-50 का है, एंड इनकम जो था वो 100 से मैंने इंक्रीज किया था. क्यों? क्योंकि केन्स का लॉ क्या बोलता है कि जो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इनकम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ कंजम्पशन. तो अब एडी इज इक्वल टू व्हाट, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, सी प्लस आई हम लोगों ने कर लिया. अब इन शॉर्ट, अब इसका बस ग्राफ ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तुम्हारा मिनिमम ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एंड एडी जो होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 200, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होने वाला है. एंड ये रहा तुम्हारा एडी कर्व. हमेशा ध्यान रखना, एडी कर्व एंड कंजम्पशन कर्व विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग, या पॉजिटिव स्लोप होगा हमेशा. क्या होगा, पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि जितना इनकम बढ़ने वाला है उतना ज्यादा कंजम्पशन, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे एडी भी बढ़ने वाला है. और एक पॉइंट, एडी कैन नेवर बी इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एंड हम कंजम्पशन हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता. कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0. दिस इज द रीजन एडी विल नेवर बी इक्वल टू 0. हमेशा ध्यान रखना, अगर एडी इक्वल टू 0 आया तो तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, इतना समझ लेना. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. केन्स का लॉ क्या बोलता है, केन्स का लॉ बोलता है व्हेन इंक्रीज इन द इनकम, when income increases, consumption expenditure also increases, but by the smaller amount. Autonomous consumption जो होता है वो हम assume करते हैं कि past saving से आता है. इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और AD can't be equal to 0. ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा AD ग्राफ एंड AD का कर्व. ये एग्जाम में तुम्हें पूछ सकते हैं. AD शेड्यूल है, AD का कर्व है, एंड इसी के साथ ये पूरा ग्राफ का ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है. बस ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है एडी कर्व का 1 मार्क एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट. एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट वेरी वेरी इजी. सिंपली दिस इज नथिंग बट एग्रीगेट सप्लाई. दिस 45 डिग्री इज नथिंग बट एग्रीगेट सप्लाई. दिस स्टैंड्स फॉर इनकम वाई, एंड दिस इज नथिंग बट एस. अब ध्यान दो, यहां पे ये कैसे आया, ये एग्रीगेट कैसे आया, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री, वो भी समझ लेते हैं कि देखो एडी जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट जैसे डिमांड, जो इकोनॉमी में पूरा जितना भी टोटल फाइनल वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना भी डिमांड किया जाएगा वो तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड है. वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या है, इकोनॉमी में कितना टोटल सप्लाई हुआ है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ है उसका फाइनल वैल्यू कंसिडर किया जाएगा. अब एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो डिपेंड होता है एग्रीगेट डिमांड पे, एंड एग्रीगेट डिमांड डिपेंड होता है इनकम पे. तो इन शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग कि एग्रीगेट सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. और इसीलिए यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है अगर तुम देखते हो तो ये 45 डिग्री इसीलिए है बिकॉज जो भी एक्स एक्सिस पे चेंज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस पे भी चेंज होने वाला है. मैंने तुमसे समझाया था कि ये सिर्फ एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है. वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, मीनिंग दोनों का सेम ही है. एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम तुम्हारा दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे बस वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, इसीलिए ये 45 डिग्री का कर्व होता है. एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी चेंज तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होगा उतना ही चेंज तुम्हारा वाई एक्सिस पे होने वाला है. सो ऑलवेज डिपेंडेंट 45 डिग्री एंड एडी पे डिपेंडेंट होता है.
ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ एक चीज समझो, एग्रीगेट डिमांड हमको पता है C प्लस आई है, बट एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बोलता है C प्लस एस। एंड वाई? बिकॉज देखो, जो इनकम होता है, इनकम के सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, या तो तुम कंज्यूम करोगे या तो तुम सेव करोगे। सो कंजम्पशन एंड सेविंग, इन दोनों का मिला के जो है तुम्हारा क्या बनता है, दोनों का मिला के तुम्हारा इनकम बनता है। अब इन दोनों का मिला के इनकम बन रहा है, और हमने क्या बोला है, A is equal to Y, that means what, A is equal to Y equal to C plus S। that means तुम एग्रीगेट सप्लाई को अगर तुम्हें एग्जाम में ढूंढने के लिए कहा कभी, तो तुम क्या करोगे, तुम कंजम्पशन को एंड सेविंग्स को क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो, एंड यू विल गेट योर आंसर। सो AS इक्वल टू C प्लस एस एंड AD इक्वल टू C प्लस आई हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने AD एंड AS, अगेन तुमको ऐसा ही कर्व एंड शेड्यूल जो है वो एग्जाम में निकालने के लिए बोल सकते हैं, वेरी वेरी इजी। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, देखो यहाँ पे इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट डिमांड निकाल दिया, सेविंग्स निकाल दिया। अब तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम्हें एएस निकालना है तो तुम क्या करोगे, एएस विल बी इक्वल टू व्हाट, एएस विल बी इक्वल टू सी प्लस एस। दैट मीन्स तुम्हारा कंजम्पशन प्लस तुम्हारा सेविंग जो होगा, दैट इज नथिंग बट योर एएस। एंड वो अगर तुम देखते हो तो अगर तुमने देखा तो ये एएस एंड तुम्हारा y दोनों भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल है, ये कॉलम एंड ये कॉलम इक्वल आएगा। इज दिस क्लियर? तो ये आएगा, तुम मे बी एग्जाम में तुम्हें शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है, 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें हमेशा स्टूडेंट डर जाते हैं, और वो है एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, ये 4 टर्म्स को हमें समझना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एपीसी के साथ। एपीसी मतलब क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि तुमने जितना भी इनकम अर्न किया है उस इनकम का कितना परसेंटेज तुमने कंजम्पशन के लिए यूज किया है। जितना भी इनकम तुमने अर्न किया है उसका कितना परसेंटेज तुम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। इन शॉर्ट, अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं, इस 100 रुपए में से अगर मैंने 80 रुपीज स्पेंड कर दिए तो 80 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मैंने 80% जो है मेरा इनकम, 80% ऑफ माई इनकम आई हैव स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। तो ये 0.8 या फिर 80% ये जो है, दिस इज 0.8 इज नथिंग बट व्हाट, एपीसी। सो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला, एपीसी इज नथिंग बट व्हाट, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एंड एपीएस मतलब क्या? अगर हमने कंजम्पशन ढूंढा है तो सेव भी तो किया है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या आता है हमारा, सेविंग का आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेविंग मतलब क्या, तुम्हारा 20 रुपीज तुमने सेव किया तो इधर 20% और 0.2 जो भी तुम बोलना चाहते हो। तो देयरफॉर एपीएस का फॉर्मूला क्या आएगा तुम्हारा, एपीएस का आएगा जितना भी तुमने सेव किया है दैट अपॉन योर इनकम इज नथिंग बट व्हाट, योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट मीन्स तुमने जो 100 रुपए अर्न किए थे, ये 100 रुपए में से जो तुम्हारे 80 रुपीज है, जो तुम्हारे 80 रुपीज है ये तुमने स्पेंड किए एंड बचे हुए 20 तुमने सेव किए, तो दिस इज नथिंग बट योर एपीसी एंड दिस इज नथिंग बट योर एपीएस। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो ये क्या हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। 1 मार्क एमसीक्यू के लिए 100% आने वाला है, प्लस शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन जो है वो सम के थ्रू पूछ ले। तो पहले तो कुछ फैक्ट्स जो हमें समझने चाहिए, ये जिसको मैंने पूरा समराइज कर दिया एक ही चार्ट में। क्या क्या चीजें हैं देखो। सबसे पहला तो देखते हैं हम, 1 मिनट, ये जो शेड्यूल है पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहां पे देखो, यहाँ पे इनकम है, कंजम्पशन है, तुम्हारा सेविंग है एंड एपीसी मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है। कैसे ढूंढना है एपीसी, सी डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज नथिंग बट एपीसी। ये तुम लोगों ने अभी ध्यान नहीं रखा तो भी ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, अभी सिर्फ 3 कॉलम पे फोकस है, वाई, सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट एपीसी से रिलेटेड क्या बोला है,
पहले तो एपीसी मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा रहेगा इन्फिनिटी। कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। कितना भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 ही है तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होना चाहिए या 100 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, कितना भी हो सकता है। इसीलिए एपीसी विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एमसीक्यू कवर्ड। सेकंड एमसीक्यू, उसके बाद दूसरा एमसीक्यू तुमको पूछेंगे क्या एपीसी 0 हो सकता है, तो आंसर विल बी नो। व्हाई, बिकॉज तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, यानी कि एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। तुम्हारा सी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तुम्हारा कंजम्पशन कैन नेवर बी 0 बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर सी तुम्हारा 0 नहीं है तो एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0, हमेशा याद रखना। अगर 0 ही नहीं है तो निगेटिव होने का सवाल तो आता ही नहीं, निगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना। उसके बाद ये 2 पॉइंट होने के बाद तीसरा पॉइंट, एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा, जब एपीसी इक्वल टू 1 कौन से सिचुएशन में, देखो यहां पे है एपीसी इक्वल टू 1, और वो कब है, जब तुम्हारा इनकम एंड कंजम्पशन मतलब जितना भी तुमने अर्न किया है पूरा का पूरा इकोनॉमी में स्पेंड कर दिया, या पूरा का पूरा तुमने एक भी पैसा सेव नहीं किया है, ऐसा सिचुएशन। इन शॉर्ट तुमने क्या किया है, इन शॉर्ट तुमने जो है वो सेविंग तुम्हारा 0 रखा, यानी कि एपीसी जो है तुम्हारा वो इक्वल टू 1 सिर्फ तब होगा जब तुम्हारा सेविंग विल बी 0 एंड जब तुम्हारा कंजम्पशन एंड इनकम विल बी equal. Is this clear? Next point, APC can be greater than 1, then the answer will be yes. Why? Because in this situation यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, APC greater than 1 हो गया, यानी कि तुम्हारा कंजम्पशन greater than 1 हो गया, यानी कि इकोनॉमी इज एट दिस सेविंग, जो कि बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो हम देखेंगे, अभी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, बस इतना समझ लो डिस सेविंग है। हम कहां पे है, हम ऐसे सिचुएशन में है जहां पे हम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू वी आर अर्निंग। उसके बाद एपीसी कैन बी लेस देन 0, उस टाइम पे कब होगा ये सारे सिचुएशन में एपीसी कब लेस देन 1 था, जब हम लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो हमने सेविंग करना स्टार्ट किया है ऐसे सिचुएशन में, प्लस सेव क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर कंजम्पशन। ये पॉइंट्स जो है ये मास्टर पॉइंट्स है, ये हमेशा याद रखना, इस पे एमसीक्यू बनेगा, मतलब बनेगा 100% एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं। इज क्लियर? सो कौन कौन से पॉइंट्स देंगे, सबसे पहला मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा, 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं है तो निगेटिव भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कब होगा, जब तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इनकम, एंड लेस देन 1 कब होगा, जब तुम्हारा कंजम्पशन लेस देन इनकम है। इज दिस क्लियर? एंड ये तो ठीक है, ये पता है, वैल्यू ऑफ एपीसी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, एंड व्हाई, बिकॉज तुम्हारा जो इनकम, केन्स का जो लॉ बोलता है वही उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारा इनकम ज्यादा रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू कंजम्पशन, तो एपीसी क्या होगा, एपीसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां पे देखो एपीसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इसी एग्जाम्पल में तुम्हें दिख जाएगा एपीसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो इनकम है वो ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू योर कंजम्पशन। 100 से इनकम इंक्रीज हो रहा, बट तुम्हारा कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 50 से इंक्रीज हुआ है। इज दिस क्लियर? ये हो गया तुम्हारा एपीसी। एंड एपीएस जो है वो क्या होता है, एपीएस अगर एग्जाम में निकालने के लिए बोला तो एपीएस, ये पूरा एक समरी तुम लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है, बहुत ध्यान से फोकस करो। ये क्या है, देखो एपीएस अगर हमें समझना है, अब एपीएस के कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला एपीएस मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ इनकम सेव्ड। अब परसेंटेज ऑफ इनकम सेव्ड मतलब एपीएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। व्हाई? बिकॉज जो तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, जितना तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतना ही इकोनॉमी में डिस सेविंग है, इकोनॉमी में या तुमने डिस सेविंग किया है ऐसा अजम्पशन माना जाता है। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जब तुम्हारा इनकम 0 है एंड तुमने स्पेंड किया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जब किया है, उसी पॉइंट पे सिर्फ तुम्हारा एपीएस विल बी इन्फिनिटी, हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट, एमपीएस निगेटिव हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमी विल बी एट डिस सेविंग, यानी कि दिस पॉइंट। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे हुआ क्या है, इनकम 100 है, कंजम्पशन 150 है, तुमने सेव
नहीं किया हुआ, तुमने उल्टा ज्यादा कंजम्पशन किया है एज कंपेयर टू योर इनकम, इसीलिए तुम्हारा एपीसी जो है यानी कि तुमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब तुम्हारे इनकम से ज्यादा तुमने कंजम्पशन किया है, इसीलिए 1.5 एपीसी इज ग्रेटर देन 1 एंड एपीएस इज निगेटिव। ध्यान रखना, एपीएस इज निगेटिव एंड एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ये मास्टर चार्ट है जो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करने वाला है। दूसरा पॉइंट, ऐसा पॉइंट है एपीसी कैन बी इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 हो सकता है। कब होगा? जब तुमने पूरा का पूरा जो पैसा है वो पूरा का पूरा इनकम जो है वो स्पेंड कर दिया होगा। ऐसे सिचुएशन में एपीसी विल बी इक्वल टू 1 एंड एपीएस विल बी इक्वल टू 0। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एपीसी एंड एपीएस विल बी इक्वल टू 1, हमेशा ध्यान रखना। और ये क्यों है प्रूफ कर देते हैं। एपीसी इज सी अपॉन वाई एंड एपीएस इज एस अपॉन वाई एंड देयरफॉर C प्लस एस अपॉन वाई हो जाता है। अब C प्लस एस इज नथिंग बट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था वाई अपॉन वाई इज 1, इसीलिए ये एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 आता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में तुम्हें क्या पूछेंगे, अगर एपीसी 1.5 है तो एपीएस कितना है, ऐसा पूछेंगे तुम्हें। तो यू शुड नो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। अगर ये 1.5 है तो यहां पे तुम्हारा एपीएस का जो वैल्यू होगा दैट हैज टू बी निगेटिव। बट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें ऐसा दिया जाएगा एपीसी इक्वल टू, एपीसी ढूंढना है एंड एपीएस जो है तुम्हें मतलब एपीसी इन शॉर्ट तुम्हें जो है वो निगेटिव मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। That means x plus 1.5 equal to 1. Therefore, x will be negative 0.5. APC will be negative 0.5. ऐसा situation कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। That means APS जो है, ये वाला situation जो है, ये वाला सिचुएशन हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे या तो ये होगा जहां पे एपीएस इज इक्वल टू 0 है, या फिर एपीएस निगेटिव है, या फिर एपीएस जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड एपीसी डिक्रीज हो रहा है। अगेन थर्ड पॉइंट, एपीसी इंक्रीज होता है एंड जब एपीसी इंक्रीज होता है तब एपीएस डिक्रीज होता है। क्यों ऐसा? वाइस वर्सा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे समझना, एक पॉइंट समझो, यहां पे होता क्या है कि अगर या तो तुम कंज्यूम करोगे या तो तुम सेव करोगे। अगर तुमने सेव किया है तो तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। एंड एपीसी इज लेस देन 1 कब होता है? जब तुम्हारा वाई यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजम्पशन, दैट मीन्स इकोनॉमी विल स्टार्ट सेविंग। इज दिस क्लियर? उसके बाद एपीएस इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है इकोनॉमी जब स्टार्ट करेगी सेविंग। एपीएस एंड एपीसी ऑलवेज हैज द इनवर्स रिलेशनशिप। एट ए 0 इनकम लेवल सेविंग्स विल हैव एग्जैक्ट द सेम अमाउंट एज द कंजम्पशन बट विल बी निगेटिव अमाउंट। मतलब अगर ये 150 होता था तो ये निगेटिव 150 हम अज्यूम करते थे, क्योंकि जितना तुमने कंजम्पशन किया है उतना ही तुमने डिससेविंग किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये हो गए एपीसी एंड एपीएस के कुछ पॉइंट्स, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, ये चार्ट तुम्हारा मास्टर चार्ट है और इसी में सारी चीजें तुमने समझनी है एंड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी मतलब परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम। जो तुम्हारा इंक्रीज्ड इनकम है उसका कितना परसेंटेज तुमने कंजम्पशन के लिए यूज किया है वो एमपीसी बताता है। एंड एमपीएस तुमने ये बताता है कि तुमने इंक्रीज्ड इनकम का कितना परसेंटेज सेव किया है। यानी कि अगर ये 100 से मेरा जो इनकम है वो 200 हो चुका है, तो ये जो इंक्रीज हो चुका है 100 रुपीज का, ये इंक्रीज में से कितना इंक्रीज, ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज में से कितना मैंने कंजम्पशन के लिए यूज किया है और कितना मैंने सेव किया है, ये जो चेंज इंक्रीज का अगर है तो वो एमपीसी बताएगा और एमपीएस बताएगा जो तुमने सेव किया हुआ है। बट वो दोनों भी होंगे इंक्रीज्ड इनकम के, ना के ओरिजिनल इनकम के। ओरिजिनल इनकम का कोई लेना देना नहीं होता। ओरिजिनल इनकम सिर्फ एपीसी एंड एपीएस में कंसीडर किया जाएगा। एमपीसी एमपीएस में क्या कंसीडर किया जाएगा? इंक्रीज्ड इनकम ऑलवेज। दूसरी चीज, इफ द इनकम डज नॉट इंक्रीज कंजम्पशन विल नॉट इंक्रीज। यहाँ पे अब एक मास्टर पॉइंट समझ लेना। एग्जाम में एक तो तुम्हें ये ऐसा एक चार्ट देंगे जो तुम्हें कंप्लीट करने के लिए लगा सकते हैं।
ये वही चार्ट है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाते टाइम पे लिया था, ये कोई दूसरा मास्टर चार्ट ऐसा नहीं है, ये जो तुम लोगों ने सॉल्व किया था जब मैंने तुमको लेक्चर्स के टाइम पे टाइम दिया था ये सम सॉल्व करने के लिए, वही चार्ट है, कोई अलग चार्ट नहीं। यहाँ पे क्या क्या है, इनकम है, कंजम्पशन है, इनकम है, एडी सी प्लस आई से निकाला हुआ है, सेविंग्स निकाला, कैसे सेविंग्स निकाला है, जितना भी तुम्हारा इनकम है उसमें से तुमने कंजम्पशन हटा दिया तो तुम्हारा बचा हुआ सेविंग होगा। सेविंग के बाद मैंने निकाला है एएस, एएस इज नथिंग बट व्हाट, सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। APC is C upon Y, APS is S upon Y, चेंज इन कंजम्पशन दिया हुआ है, चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इनकम, एंड उसके बेसिस पे MPC एंड MPS कैसे निकाला है वो हम देखने वाले हैं, MPC एंड MPS। MPC is nothing but what, change in consumption upon change in income, and MPS is nothing but change in savings upon change in income, yes। जैसे हम लोगों ने पहले APC APS के लिए क्या किया, C upon Y, S upon Y, बस चेंज हमें ऐड करना है, बस दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद एक तो ये एग्जाम में तुम्हें ये निकालने के लिए बताएंगे, उसके साथ साथ तुम्हें इंटरप्रेट करने के लिए बताएंगे। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन का पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, MPC जो है दैट हैज टू बी बिटवीन 0 to 1। मतलब क्या, मतलब ये सपोज फर्स्ट सिनारियो है जिसमें मैंने लिया है कि अज्यूम करते हैं जो मेरा इनकम है वो मेरा 100 से 200 हो चुका है, एंड मेरा जो कंजम्पशन है वो 80 से 180 हो चुका है, या दैट मीन्स 100 मेरा चेंज हुआ है कंजम्पशन में, एंड मेरा जो इनकम में चेंज हुआ है दैट इज ऑल्सो 100, दैट इज इक्वल टू 1। ये कभी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये कभी नहीं हो सकता। जितना भी इंक्रीज मेरे इनकम में हुआ है उतना पूरा का पूरा मैंने स्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। दूसरा सिचुएशन, सो MPC कैन नेवर बी इक्वल टू 1, MPC हैज टू बी बिटवीन 0 to 1। दूसरा सिनारियो जहां पे मैंने क्या किया, मेरा इनकम जो है वो 100 है, एंड मेरा इनकम कंजम्पशन जो है वो 80 है, इनकम मेरा चेंज हुआ बट मैंने कंजम्पशन चेंज किया ही नहीं, तो मेरा जो चेंज इन से कंजम्पशन है वो 0 है, एंड चेंज इन इनकम जो है वो 100 है, तो आंसर 0 आएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि जितना तुमने इंक्रीज किया है इनकम में उतना, उससे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। कंजम्पशन कांस्टेंट है, भले ही तुम्हारा इनकम कितना भी इंक्रीज हो, ऐसा भी नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो 0 and 1 नहीं होगा, बिटवीन 0 and 1 हमेशा होगा, ये ध्यान रखना। अगर 0 ही नहीं हो सकता तो नेगेटिव होने का सवाल नहीं, और 1 भी नहीं हो सकता प्रैक्टिकली तो उससे ज्यादा भी होने का सवाल नहीं। और अगर ऐसा होता है ना, MPC ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर ऐसा है, ये जो सिनारियो कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम जो केन्स का जो लॉ सीखा था हम लोगों ने कि इनकम जितने रेट से इंक्रीज होगा उतने रेट, उससे थोड़ा सा कम रेट से लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज होगा, ये पूरा का पूरा मतलब ये बैन हो जाएगा वो लॉ। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा ग्रेटर देन 1 MPC है, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा क्या होने वाला इस सिचुएशन में, देखो अगर तुम्हारा इनकम जो है वो 100 से 110 होगा, लेकिन जो तुम्हारा कंजम्पशन है वो 180 होगा, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, सो 100 अपॉन 10 दैट मींस 10 ग्रेटर देन 1 तो आया तुम्हारा MPC। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या दर्शाता है ये सिचुएशन कि तुम्हारा इनकम जो है वो सिर्फ 10 रुपए से बढ़ा है, लेकिन तुमने कंजम्पशन अचानक से 100 रुपीज का बढ़ा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। तो MPC हमेशा बिटवीन 0 to 1 ही होगा। उसके साथ साथ if the income does not increase, consumption will not increase, हमेशा ध्यान रखना। अगर इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ने का सवाल आता ही नहीं, कंजम्पशन भी उतना ही होगा जितना तुम्हारा इनकम बढ़ने वाला, मतलब कंजम्पशन भी उतने ही रेट से, थोड़े से कम रेट से बढ़ेगा जितने रेट से तुम्हारा इनकम बढ़ने वाला है। MPC इज इक्वल टू 0 प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, MPC इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, बट अगर हो सकता है तो थियोरेटिकली, ये एग्जाम्पल से ध्यान रखना। उसके बाद MPC कांट बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज ये रूल जो हम लोगों ने सीखा था वो पॉसिबल नहीं है। MPC फॉर 1 मार्क MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, MPC फॉर पुअर इज मोर देन MPC फॉर रिच। द रीजन इज बिकॉज MPC क्या होता है ना कि हम जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम का हिस्सा जो है वो भले ही
चेंज इनकम का जो हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पे डालते हैं रादर देन सेविंग, इसीलिए हमेशा पुअर लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होने की वजह से एमपीसी भी उनका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिच पीपल। ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद अब आता है ये 4 कंसेप्ट जो है वो दिमाग में क्लियर हो गए। अब ये 4 कंसेप्ट के बाद जो है हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंड पे। एक सेकेंड, हमने ये कवर कर लिया एमपीसी एपीसी, ये सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है डेरिवेशन पे। अब ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे एग्जाम में क्या आएगा। अब एग्जाम में तुम्हें क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में एक तो तुम्हें ये जो हम लोगों ने शेड्यूल जो बनाया है, या तो ये शेड्यूल के थ्रू तुम्हें पूछा जाएगा सब कुछ। अगर ये शेड्यूल में तुमको ये सारे वैल्यूज पता थे, इसलिए यू विल एबल टू आंसर, जब भी तुम्हें आंसर करना होगा। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यूज नहीं होंगे, ये वैल्यूज में से कुछ भी अगर ऐसा है कि वैल्यूज नहीं है लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कंजम्पशन या सेविंग निकालने के लिए बोला तो तुम क्या करोगे, तो तुम लोगों को एक कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दिया गया है। कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है, कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, एंड एस सेविंग फंक्शन क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट योर सेविंग फंक्शन। यहाँ पे सी बार स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों जगह पे। बी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या है, बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी, एंड यहाँ पे सेविंग फंक्शन में एमपीएस, एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम बोथ। मतलब यहाँ पे भी कंजम्पशन फंक्शन में भी और सेविंग फंक्शन में भी यहाँ पे तुम्हें क्या करेंगे, ये डेटा देंगे। कैसे डेटा देंगे, तुम्हें कंजम्पशन फंक्शन बता देंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन बता देंगे, सपोज 100 है, तुम्हें बता देंगे इनकम लेवल 400 है, और तुम्हें बोलेंगे एमपी सी सपोज 0.5 है, तो तुम्हें बोलेंगे कि कंजम्पशन ढूंढो या फिर सेविंग्स ढूंढने के लिए लगाएंगे उसके बेसिस पे। तो इस तरीके से, बट यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, एज सिंपल एज दैट। उसके साथ साथ और एक चीज क्या करेंगे, और एक चीज होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तुमको क्या बोलेंगे, तुमको बोलेंगे डिराइव करो। क्या डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, और डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, वो भी डायग्रामेटिकली। अब डायग्रामेटिकली का मतलब होता है ये, इन शॉर्ट, यानी कि क्या, अब ये डायग्रामेटिकली कैसे आएगा, इसके लिए हमें समझना है ये एक रूल कि जो हमारा पूरा इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट रूल है ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट हमें समझना है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, कि जितना तुम्हारा इनकम है उतना ही तुम्हारा कंजम्पशन है, ऐसा पॉइंट। और ऐसा पॉइंट जो जहां पे तुम्हारा सेविंग जो है वो 0 होगा, और ऐसा पॉइंट जहां पे तुम्हारा एपीसी विल बी इक्वल टू 1 होगा एंड एपीएस विल बी इक्वल टू 0। ऐसा पॉइंट यानी कि कौन सा है, देखो हमारे यहाँ पे कहां पे ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम्हारा कंजम्पशन एंड जो इनकम है वो इक्वल है। कहां पे ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम्हारा एपीसी, अगर तुम देखते हो तो एपीसी क्या है तुम्हारा 1 है एंड एपीएस तुम्हारा 0 है। यहां पे तुम देख सकते हो सेविंग तुमने 0 किया हुआ है इसकी वजह से। तो ये ऐसा पॉइंट जो होता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट से हमें क्या करना होता है, तुम लोगों को डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा तुम्हारा, ये y एक्सिस तुम्हारा ये x एक्सिस होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा y एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ पे ध्यान रखना, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y है, x है, y है। अब यहाँ पे होने कैसे वाला है, तुमको पता है तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होना ही होना है। जितना तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतना ही तुम्हारा निगेटिव जो है सेविंग फंक्शन पे निगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन होने वाला है। उसके साथ साथ तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो एएस है, वाई इन शॉर्ट इनकम एंड, हमें क्या करना है, इनकम एंड कंजम्पशन को इक्वल कहां पे होगा, ऐसा पॉइंट ढूंढना है। अब कंजम्पशन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट वाई, वाई इज नथिंग बट अपना एएस कर्व होता है। एएस मतलब क्या, एएस इज नथिंग बट वाई हमारा जो कि होगा तुम्हारा 45 डिग्री। तो ये जो पॉइंट होगा दैट दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, वाई इक्वल टू सी, यानी कि तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे तुम्हारा एपीसी विल बी इक्वल टू APC will be equal to 1 and APS will be equal to 0। तो ये पॉइंट जब यहां पे टच करेगा थोड़ा सा, हाँ, ये यहां पे S will be equal to 0,
इज दिस क्लियर? ये तुम्हारा सेविंग का लाइन होगा. दिस इज नथिंग बट व्हाट? डेरिवेशन. ये तुम्हें डेरिवेशन, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम्हें बस दिखाना है एंड उसको बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है. दैट्स इट. दिस इज नथिंग बट डेरिवेशन डायग्रामेटिकली, जो तुम्हें एग्जाम में करना पड़ता है. कैसे ढूंढना है मैंने तुम्हें बता दिया. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये हमने देख लिया टाइप्स. हाँ, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट है जो छोटे मोटे कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं 2-3 मार्क के लिए. ध्यान रखना. एक है प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. प्लान्ड सेविंग मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड जो है ना वो प्लान कर रहा है, ये पूरा प्लानिंग है, यानी कि ये एक्चुअल नहीं है. यहाँ पे एक्चुअल चीजें दिखेंगी. एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स एंटे इज नथिंग बट प्लान्ड. सारी चीजें प्लान्ड होंगी. तो ये प्लानिंग जो किया जाएगा वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया जाएगा एंड ये एट द एंड ऑफ द ईयर में किया जाएगा. जो प्लान सेविंग होता है वो क्या होता है? प्लान सेविंग इज नथिंग बट जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितना प्लान करने का मतलब कितना सेव करने के लिए प्लान कर रहा है उसकी बात की जाएगी. एंड जो फर्म सेक्टर है वो कितना इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहा है वो सोचा जाएगा एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट में. मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेविंग्स हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब मैंने कितना सेव किया है, मैं कितना सेविंग, सपोज मेरा 100 रुपीज का इनकम है तो मैं इसमें से कितना सेव करने का सोच रही हूँ. 20% सपोज आई एम अज्यूमिंग कि मैं आई एम थिंकिंग कि मैं सेव करूंगी, तो बचा हुआ आई एम गोइंग टू कंज्यूम, आई एम गोइंग टू स्पेंड. उसके बेसिस पे फर्म जो है वो डिसाइड करेगा कि उसने कितना प्रोडक्शन करना है, उसने कितना सप्लाई करना है इकोनॉमी में. इसीलिए ये दोनों या तो इक्वल हो सकते हैं या तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैंने सेव करने के लिए प्लान किया है वही प्लान फर्म सेक्टर भी करे, ऐसा जरूरी नहीं. इसीलिए ये दोनों इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते. अगर इक्वल हो गए तो मानेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अगर नहीं तो फिर इट्स ओके. तो हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उनको लेके आएंगे. कैसे? वो नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के टाइम पे समझेगा. एंड एक्स पोस्ट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है. व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअल, दिस इज रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, रियलाइज्ड सेविंग्स. तो ये एक्चुअल बेसिस पे बात करता है. तो एक्चुअली जितना मैंने सेव किया है और उतना जो फर्म सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट एडिशन हुआ होगा, फर्म सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ रहेगा. द एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक एंड एक्स पोस्ट सेविंग मतलब वॉट एवर इज लेफ्ट आउट आफ्टर डिडक्टिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनकम. तो ये एक्चुअल रहता है, ये इन्वेस्टमेंट, ये एक्स एंटे यानी कि क्या रहता है तुम्हारा एक्स एंटे मतलब प्लान बेसिस पे होता है. उसके बाद 3 कंसेप्ट है. एक है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. ये वापस से एक बार देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए बस शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ. इनवॉलेंट्री मतलब क्या? इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब इट ऑकर्स व्हेन involuntary unemployment मतलब क्या? it occurs when those who are able to and willing to work are prevailing wage rate do not get the work. मतलब कि I am capable of working, I will able to work but still I am jobless. ऐसा मतलब involuntary unemployment. वॉलेंट्री मतलब क्या? मेरे पास एबिलिटी भी है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है काम करने की, तो वो क्या होगा वॉलेंट्री. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस है जो काम करने की इच्छा रखते हैं एंड जो काम करने की क्षमता रखते हैं उन सबके पास जॉब है, यानी कि वहां पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. ऐसा सिचुएशन यानी कि फुल अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन. ये वाले पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे. ये वाले पॉइंट के लिए अगले जो 2 पार्ट्स है, 2 चैप्टर्स है, वो हम लोग देखने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं. ये एक फॉर्मूला का समरी है. पूरे सारे जितने भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर के थे उन सब का ये जो समरी है ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम्हें दिख रहा होगा. तो इसी के साथ जो है हमने ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे के सारे कंसेप्ट को जो है वो कवर कर लिया है. Yes, we have covered everything from the chapter aggregate demand and aggregate supply. अब हम रिवाइज करने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर के साथ. बस ये जो पार्ट है ये तुम लोग चाहो तो एक बार अपने पास लिख देना, क्योंकि ये जब तुम सम्स सॉल्व करोगे तब तुम्हें हेल्प करेगा सारे फॉर्मूलाज. क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज से तुम्हें कौन से दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो एंड यू विल गेट दी आंसर. इज दिस क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाता है. हम बढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर के साथ जो है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर. रहने देना, कंटिन्यू. कितना हुआ टाइम? 43.
ओह गॉड, 43 या 15 मिनट्स में ख़त्म कर लेना है। ओके याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ ठीक है, ये तो याद आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 10 मिनट में डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो इस चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि क्या स्टार्ट है ना, चालू है ना, हाँ। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? ये चैप्टर हमें बताएगा कि कौन से अप्रोचेस है, द वे, टू वेज एंड और द अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल। हमने जो है, हमने ये देखा, हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा था। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन, वाई विल बी इक्वल टू सी। बट ऐसा पॉइंट भी होता है जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हमने नहीं देखा। अब हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या। ऐसा पॉइंट जहां पे एडी विल इक्वल टू एएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड ऐसा पॉइंट जहां पे आई विल बी इक्वल टू S and Y will be equal to C plus I। अब ये कैसे ढूंढना है? AD मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है, AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है C plus I and AS का मतलब होता है C plus S। That means अगर मैं इसको इस तरीके से प्लॉट करती हूं तो I can cut this and therefore I will get I equal to S, जो होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड दूसरा क्या है? दूसरा है Y equal to C plus I, यानी कि क्या, Y equal to C plus I कैसे ढूंढा? मैंने क्या किया, मैंने बस इन दोनों को दिखाया है। दैट मीन्स देयरफॉर AS विल बी इक्वल टू व्हाट? C plus I। ये भी एक तरीका है। अब ये कैसे लेने, ये अप्रोचेस मतलब ये क्यों AD, why AD इक्वल टू AS ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और ये कैसे हम लोग ढूंढेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि किस तरीके से तुम एडी कर्व, देखो दो अप्रोचेस ढूंढने हैं। एक अप्रोच है तुम्हारा, एक ऐसा अप्रोच जो होगा एडीएस अप्रोच, और दूसरा अप्रोच होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड चीजों की बात करेंगे, हम एक्चुअल की बात नहीं करने वाले हैं। प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, सारी चीजें प्लानिंग के बेसिस पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्लानिंग के बेसिस पे डिस्कस करना है, उसके लिए समझो, उसके लिए कर्व समझना कि ऐसा पॉइंट, हम क्या, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? एक ऐसा पॉइंट जहां पे एडी विल इक्वल टू एएस। देखो यहाँ पे AD इक्वल टू AS है, वो पॉइंट जो जहां पे AD इक्वल टू AS होगा वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो जब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट कर्व को टच करेगा, जहां पे तुम्हारा S इक्वल टू I होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट? योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ऐसा इकोनॉमी में हमेशा नहीं होने वाला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही हम है। ऐसा हो सकता है कि हम जो है यहाँ पे ऐसे कोई तो पोजीशन में है जहां पे तुम्हारा क्या होने वाला है? एग्रीगेट सप्लाई विल ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसे दो सिचुएशन से हम लोगों को क्या करना है? वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना है। तो हम कैसे आने वाले हैं, यही हमें इस चैप्टर में समझना है। अप्रोचेस समझने हैं कि एग्रीगेट इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे, एंड व्हाई इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सबसे पहला सिनारियो जो हम देखते हैं वो है AS इज ग्रेटर देन AD। इन शॉर्ट हम ये बात कर रहे हैं, जो प्लान्ड सप्लाई है, प्लान्ड इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है, दैट इज ग्रेटर देन प्लान्ड, या फिर प्लान्ड आउटपुट है दैट इज ग्रेटर देन प्लान्ड जो डिमांड है उससे। प्लान्ड डिमांड से ज्यादा तुम्हारा आउटपुट या सप्लाई है इकोनॉमी में, ऐसा सिचुएशन। ये सारी चीजें क्या है? प्लान्ड बेसिस पे है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट मतलब क्या हो रहा है? अगर देखो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में और लेकिन उतना डिमांड ही नहीं होगा, तो क्या होने वाला है? जितना ज्यादा सप्लाई होगा वो पूरा का पूरा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री में जाएगा और तुम्हारा इन्वेंट्री इंक्रीज होने वाला है। अब बीइंग अ बिजनेसमैन सोचो तुम क्या करोगे? अगर इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ा है तो तुम सोचोगे कि इस
स्टॉक को मैं कैसे क्लियर करूंगा और कैसे मैं अपने पैसे को रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि इन्वेंट्री में तुम ज्यादा देर तक अपने पैसे को नहीं अटका सकते। तो इन्वेंट्री इन शॉर्ट तुम्हें अगर इंक्रीज करना है, तुम्हारा जो स्टॉक इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं करना है, इन्वेंट्री को क्लियर करना है, जो स्टॉक क्लियर करना है, तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है? तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस होंगे? या तो तुम यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कभी भी देखो स्टॉक क्लियर करना होता है तो क्या कर देते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, इन शॉर्ट प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। डिस्काउंट का बहुत जगह बोर्ड आ जाता है जब भी स्टॉक क्लियर करना होता है, तो प्राइस कम करने की वजह से एक तो स्टॉक स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? उससे क्या होने वाला है, जो सप्लाई ज्यादा था एंड डिमांड कम था, एज कंपेयर टू सप्लाई, डिमांड तुम्हारा जो था वो कम था, वो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। मतलब कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग दैट कमोडिटी, एंड अपने आप कौन सी सिचुएशन आ जाएगा, जहां पे तुम एएस विल बी इक्वल टू एडी, जितना सप्लाई इकोनॉमी में है उतना ही डिमांड इकोनॉमी में है, ये सिचुएशन आ जाएगा। या फिर दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है, दूसरी चीज ये है कि उस टाइम पे तुम्हें प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन डिक्रीज क्यों करना होगा, क्योंकि इन्वेंट्री में ऑलरेडी अगर माल पड़ा है तो तुम और प्रोड्यूस करके क्या करोगे। तो ये दो चीजें याद रखना, जब भी प्लान्ड एस इक्वल टू एडी होगा उस टाइम पे क्या होने वाला है, तुम्हारा सप्लाई ज्यादा होगा, इन्वेंट्री में स्टॉक ज्यादा होगा, इसकी वजह से प्राइस डिक्रीज होगा प्लस प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से अगेन यू विल कम टू द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एस विल बी इक्वल टू एडी। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, दूसरा सिचुएशन होगा जहां पे जो है तुम्हारा एडी विल बी इक्वल ग्रेटर देन एस, यानी कि प्लान डिमांड बहुत ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें एक तो प्राइस को इंक्रीज करना होगा टू मेंटेन दैट डिमांड एंड सप्लाई का जो ऊपर नीचे हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, वापस से इक्वल पोजीशन पे लाने के लिए एक तो प्राइस इंक्रीज करना होगा ताकि डिमांड डिक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगा एंड अपने आप सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा वापस से एडी इक्वल टू एस का। एंड दूसरी चीज इसी के साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन जो है वो भी तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या होने वाला है, जितना भी डिमांड इकोनॉमी में है वो तुम फुलफिल कर सकते हो एंड अगेन एडी विल बी इक्वल टू एस। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दो अप्रोचेस में से एक अप्रोच जो एडीएस अप्रोच है वो ये बताता है कि हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन इकोनॉमी में नहीं होने वाला, या तो एडी विल बी ग्रेटर देन एस एंड और एस विल बी ग्रेटर देन एडी, और बट हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों सिचुएशन को देख के हम क्या करेंगे, हम वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो ऑप्शन है वो ध्यान रखना है हमें, बस प्राइस एंड प्रोडक्शन के में हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। ये हो गया तुम्हारा एक अप्रोच जो है एडी एंड एस अप्रोच। एकदम सेम एग्जैक्टली अप्रोच जो है वो होता है दूसरा अप्रोच जो होता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यहां पे देखो ये जो तुम्हारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ये हमेशा ऐसा ही पोजीशन होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग्स से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये सारी चीजें अगेन प्लान्ड है, ये सारी चीजें क्या है, प्लान्ड है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहला सिचुएशन जब तुम्हारा सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, आउटपुट को जो है या प्रोडक्शन को जो है वो घटाना होगा। जैसे ही तुम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दोगे एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि तुमको वो प्रोडक्शन करने के लिए उतने लोगों की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो जाएगा। जैसे ही इनकम उनका डिक्रीज हो जाएगा, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम होगा, उनके सेविंग्स कम हो जाएंगे एंड अगेन हम आ जाएंगे कौन से पोजीशन पे, जहां पे जो सेविंग्स है वो इक्वल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट से। एंड इसका एग्जैक्टली अपोजिट तुम्हें करना होगा अगर ये सिचुएशन आया तो, जहां पे तुम्हारा सेविंग ज्यादा है एज कंपेयर, सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेविंग। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो आउटपुट इंक्रीज करो, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, इनकम को बढ़ाओ, सेविंग्स को बढ़ाओ एंड अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना है। ये दो अप्रोचेस है जो हम लोगों ने देखे थे, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिस्कशन, 1-1.5 घंटे हम लोग बस इसी पे डिस्कशन कर रहे थे जब हम लोग मेन लेक्चर्स देख रहे थे। अभी बस तुम्हें क्या मास्टर पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये एक पॉइंट एंड ये एक पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ
अब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या मास्टर पॉइंट्स थे हमारे। एक तो इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा पोजीशन जहां पे आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब लोग सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं। मतलब आउटपुट इंक्रीज हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। ये एक सिचुएशन था। उसके साथ साथ दूसरी चीज है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये जो भी एडी इक्वल टू एस या फिर एस इक्वल टू आई की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं। 1 मार्क एमसीक्यू, अगेन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात होती है ये सारे अप्रोचेस में। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, यू कैन वहां पे बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स है, यू कैन चेंज टेक्नोलॉजी, यू कैन एड सम अदर पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए इक्विलिब्रियम लॉन्ग टर्म का जो है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। उसके बाद एडी इक्वल टू एस यानी कि प्लान स्पेंडिंग जो होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लान्ड आउटपुट, एंड एस इक्वल टू ग्रेटर देन एडी होगा, दैट टाइम प्लान्ड आउटपुट ग्रेटर देन प्लान्ड स्पेंडिंग। अब बस इस सिचुएशन को वापस से एडी इक्वल टू एस पे कैसे लेके आना है वो अप्रोच तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे और तुम्हें आंसर देना होगा। उसके बाद एस रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम, दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री लाइन जो होता है हमारा वो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, सेम एजम्पशन हमने लास्ट टाइम से जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं आज भी है। देयर इज नो चेंजेस इन द प्राइजेस, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद ये बाद में हम चेंज करेंगे, टू टेक द एक्शन फ्रॉम दिस, फॉर गोइंग फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, जाने के लिए जो हम एक्शन लेंगे उस टाइम पे हम प्राइस की बात करेंगे। बट उस एग्जाम में भी तुम्हें प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया है इस पूरे चैप्टर में रादर देन प्राइस, इसलिए वो उन्होंने बताया। उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होगा, वैसा सिचुएशन है तो क्या होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड कंसेप्ट है इसमें वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या होता है। ये देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब जो तुम्हारा इनकम है। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर ऐसा है कि तुम्हारे पास एक एएस कर्व है, अब एएस कर्व पे मैंने 3 एडी कर्व ड्रॉ किए हुए हैं, दैट मींस तुम्हारे पास कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए, तुम्हारे पास 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गए। अब ये जो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके बारे में बस एक चीज समझ लो, ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस एम्प्लॉयमेंट पॉइंट इज नथिंग बट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, एंड दिस इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस है उतने रिसोर्सेस तुमने पूरी तरीके से यूज कर लिए हैं और वहां पे कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। देखो, इन शॉर्ट इसे समझने के लिए एक एग्जांपल समझो। सपोज कोई मशीनरी है जिसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स को बनाने की है, लेकिन उसका डिमांड जो है इकोनॉमी में वो सिर्फ 6,000 है, तो तुम 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे। तुम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करोगे, जितना डिमांड है इकोनॉमी में, दैट मीन 6,000, एंड दिस 6,000 इज नथिंग बट दिस पॉइंट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे तुम्हें ग्रोथ का जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखता है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसा जहां पे तुमने 10,000 यूनिट्स है, 10,000 के 10,000 बना दिए, बट इसके बियॉन्ड ओवर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ओवर तुम नहीं जा सकते। दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशनरी गैप वो क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता, वो सिर्फ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे जितने भी रिसोर्सेस है वो सारे यूज कर लिए हैं, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे क्या है, जितनी भी डिमांड है इकोनॉमी में उतना ही सप्लाई है। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या कि इकोनॉमी में क्या होता है कि जितना इनकम चेंज होने वाला है, जितना इन्वेस्टमेंट चेंज होने वाला है, उतना इस इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से कितना तुम्हारा इनकम चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से कितना तुम्हारा इनकम चेंज होगा, दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने मनी मल्टीप्लायर देख लिया था। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या कि एक इकोनॉमी में बस एक इनिशियल डिपॉजिट रखने की वजह से कितना इकोनॉमी में पैसा क्रिएट हुआ, वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट एडिशन करने की वजह से, चेंज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया,
चेंज हो, बस इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से कितना इकोनॉमी में इनकम चेंज हुआ। यानी कि सपोज इकोनॉमी में सपोज पहले 1000 का इन्वेस्टमेंट था, तुमने 500 का इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया, और इस 500 की चेंज की वजह से, इन्वेस्टमेंट चेंज की वजह से जो है वो इनकम जो है तुम्हारा 2500 से इंक्रीज हो गया। तो यहां पे क्या होने वाला है, 2500 अपॉन 500, दैट इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, that is nothing but k, that is nothing but your 5 times. This 5 times denotes what? This 5 times is nothing but what? This 5 times is this 5 times means कि तुम्हारा 500 इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की वजह से, 500 इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करने की वजह से 500 करोड़, 500 रुपए जो भी बोलना है, वो 500 करोड़ इंक्रीज करने की वजह से उसके 5 टाइम्स तुम्हारा इनकम जो है वो जनरेट होने वाला है इकोनॉमी में। दैट इज नथिंग बट योर के। इज इज क्लियर? पहला पॉइंट ये क्या है, ये दर्शाता है के। अब के के साथ साथ तुम्हें समझना क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन द नेशनल इनकम टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज नथिंग बट योर इनकम, दैट इज नथिंग बट योर के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे और भी हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, c अपॉन वाई एंड s अपॉन y, वो भी देखे थे। अब उन्हीं फॉर्मूलाज के साथ देखो, अब अगर ऐसा है, मैंने क्या किया है बस ध्यान देना, यहाँ पे क्या करने वाली हूं मैं बस एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ एक फॉर्मूला का। अब ये एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इसके साथ साथ और भी फॉर्मूलाज है, ये जो है ये 3 फॉर्मूलाज है जो कि के वैल्यू दर्शाते हैं। अब के ढूंढने के लिए तुम्हें ये तीनों फॉर्मूलाज तुम यूज कर सकते हो। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा एंड इनमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज एक एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज सी इक्वल टू सी नहीं, पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 200, मुझे ढूंढना है चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन एस भी, और मैंने सिर्फ MPC बता दिया सपोज 0.9। तो अब तुम कैसे ढूंढोगे ये सारी चीजों को, ऐसा एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इन शॉर्ट तुम्हें कैसे ढूंढना है, सबसे पहले तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 कहां से लिया मैंने, यहां से लिया, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, के का वैल्यू मिलेगा, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 0.1, दैट इज नथिंग बट 10 टाइम्स। दैट मीन्स तुमने इकोनॉमी में जितना भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है उसके 10 टाइम्स तुम्हारा जो है वो चेंज इन वाई होगा। देयरफॉर चेंज इन वाई विल बी इक्वल टू चेंज इन आई इंटू 10 टाइम्स, दैट इज नथिंग बट 200 इंटू 10, दैट इज 2000 करोड़। इज इज क्लियर? अब चेंज इन ये तो तुम्हें मिल गया चेंज इन वाई। अब चेंज इन वाई से तुम चेंज इन एस एंड चेंज इन आई सी पे कैसे जाओगे, हमें पता है चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। अब यहां पे चेंज इन वाई कितना है तुम्हारा 2000, चेंज इन सी तुम्हें ढूंढना है, चेंज इन एस 200 है। अब ये मैंने कैसे ढूंढा, चेंज इन S इक्वल टू चेंज इन I, ये हम जानते हैं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम जानते हैं S इक्वल टू I होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा 200 चेंज हुआ है तो तुम्हारा सेविंग्स भी 200 से चेंज होगा, देयरफॉर चेंज इन C विल बी इक्वल टू 1800 करोड़। इज इज क्लियर? ऐसे तुम्हें एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हें एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डाल के तुम्हें ऐसा आंसर ढूंढना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक डेरिवेशन समझना है। कौन सा डेरिवेशन है, सपोज हम जानते हैं चेंज इन y विल बी इक्वल टू c, y इक्वल टू c प्लस i, पहले तो हम ये जानते हैं। देयरफॉर चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन i, देयरफॉर चेंज इन i विल बी इक्वल टू चेंज इन y माइनस चेंज इन c, ये हम जानते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बस इसको यहां पे प्लॉट कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया देखो, k इक्वल टू
हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। मैंने बस क्या किया, प्लॉट कर दिया, देयरफॉर k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन y माइनस चेंज इन c। इसको मैंने बस डिवाइड किया है, अब मैं डिवाइड कर रही हूं सबको चेंज इन y से, सबको, तो आंसर चेंज नहीं होता। Therefore k will be equal to 1 upon 1 minus change in c upon change in y is nothing but MPC, and this is nothing but what, 1 upon MPS, because MPC plus MPS equal to 1। इज दिस क्लियर? ये डेरिवेशन जो एग्जाम में भी आ सकता है, मे भी नहीं भी आ सकता, डिपेंड्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या किया है, हमने बस डेरिवेशन देख लिया, तुम रटो मत, बस इसीलिए मैंने ये डेरिवेशन बताया। एग्जाम में ये फॉर्मूला से तुम्हें क्या करना है, आंसर ढूंढना है, एंड इसी आंसर के साथ जो है हम सम्स खत्म करते हैं। अब हम कुछ फैक्चुअल चीजें जो है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं, वो उसको देखते हैं, एंड उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ऑल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। जहां पे AD इक्वल टू एस होता है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, या उसका मतलब क्या है, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, मतलब जितना डिमांड इकोनॉमी में है उतना मैंने सप्लाई कर दिया है, बट दैट डजंट मीन कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे उसके बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन होता है, वो हम देखेंगे कैसे। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑलवेज के से डिनोट होता है, ये फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज के साथ साथ इंपॉर्टेंट इज हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन आई एंड चेंज इन आई का वाई मतलब क्या, कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होने की वजह से बाय हाउ मच योर इनकम इज चेंजिंग, एंड दैट चेंज इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन MPC, मतलब कि तुमने जो कितना तुम एडिशनल जो तुमने इन्वेस्टमेंट चेंज किया है उसमें से तुमने कितना कंजम्पशन के लिए स्पेंड किया है उस पर वो डिपेंड होता है। इसीलिए उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखना, इसी में मैंने डाला हुआ है। कैसे, इसके लिए ये समझते हैं, ये वाला ग्राफ हमेशा ध्यान रखना, k की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 1 to infinity। कहां से 1 to infinity? वाई? बिकॉज ऑलवेज 1 to infinity। वाई? बिकॉज MPC की वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 होती है, ठीक है। तो इसीलिए k की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी, मिनिमम कितनी होगी 1, 0 हो सकती, नहीं हो सकती, उससे निगेटिव होने का सवाल आता नहीं, हमेशा उससे ज्यादा ही होगी एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके साथ साथ जो तुम्हारा MPS है उसका एंड k का इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम या तो कंज्यूम करोगे या तो तुम सेव करोगे। अगर तुमने सेव कर लिया तो जो इन्वेस्टमेंट तुम नहीं करने वाले, या मतलब तुम कंजम्पशन नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। यानी कि इन शॉर्ट तुमने क्या किया, जैसे मैंने समझाया था कि मनी मल्टीप्लायर में अगर डिपॉजिट आया है, अगर वो पूरा का पूरा रिजर्व में चला गया तो लोन का जो साइकिल था वो घूमना बंद होने वाला है। सेम वे में अगर जो इन्वेस्टमेंट एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर वो पूरा का पूरा पैसा सेव हो गया तो ये जो साइकिल जो घूमने वाला था वो नहीं घूमेगा, और इसीलिए इंक्रीज, अगर सेविंग में अगर इंक्रीज हो गया तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट या तुम जो कितना नंबर ऑफ टाइम्स इनकम जो है इकोनॉमी में इंक्रीज होने वाला है या क्रिएट होने वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं हमेशा। एंड MPC एंड K जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट में होते हैं। दोनों या तो इंक्रीज होंगे, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ने वाला है, इसीलिए वो दोनों क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये 2 पॉइंट्स है जो तुम लोगों को ध्यान रखने चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है, एक आता है फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट कि फॉरवर्ड ऑपरेशन मतलब क्या, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड्स टू सेवरल टाइम्स मोर इंक्रीज इन द अल्टीमेट इनकम। मतलब तुम्हारा ये जो इंक्रीज हुआ है इनकम में, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया। एंड क्यों हो गया, क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ा। एंड बैकवर्ड में क्या होता है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ जिससे तुम्हारा जो है इनकम भी डिक्रीज हुआ, और तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बैकवर्ड में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। यस, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड चैप्टर जो आज के लेक्चर का है वो खत्म होता है। वी आर मूविंग अहेड टू द थर्ड
चैप्टर एंड दैट इज नथिंग बट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। इसके बाद हम यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। बचे हुए चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। पॉज मत करना, नहीं रहने देना, चालू रहने देना। आपको खाना खाने जाना है तो जा सकते हो आप कभी भी, क्योंकि मेरा और 10 मिनट तो चलेगा, 10-15 मिनट। कितना खत्म हुआ टाइम? 1 आवर ओवर 9 मिनट्स, ठीक है। अभी इसको फास्ट खत्म करना है 10 मिनट्स में। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड स्टार्ट करें, कुछ टर्म्स है जो हमें समझने हैं, जो कि ये सबसे पहले देखो, इन्फ्लेशन मतलब क्या कि कंसिस्टेंटली प्राइस का बढ़ना, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट बिजनेस साइकिल का जहां पे इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग एंड दैट मींस द फंड्स आर सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी आर हायर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। दैट मींस बिजनेस साइकिल जो है, देखो इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल कैसे चलता है, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम ऐसे सिचुएशन पे है जहां पे इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग इटसेल्फ एंड हमारे यहाँ पे क्या है, इतना ज्यादा पैसा है, फंड्स आर सर्कुलेटिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। दैट मींस दैट इज नथिंग बट इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होना, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का राइज होना एंड इन्फ्लेशनरी गैप मतलब ऐसा बिजनेस साइकिल का पॉइंट जहां पे इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग। डिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। एंड डिफ्लेशनरी गैप मतलब इकोनॉमी इज contracting, that means funds are circulating are lesser than what are required, उसका मतलब होता है डिफ्लेशनरी गैप। ये चार जो कंसेप्ट है वो समझ लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, हमें समझना क्या है इस चैप्टर में। हमने ऑलरेडी देखा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके बाद हमने देखा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे लेके आना है। अब हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से हट क्यों रहे, मतलब क्या कि एडी इज ग्रेटर देन एएस या एएस ग्रेटर देन एडी, ये जो सिचुएशंस क्रिएट होती है ये होती क्यों है, इसके रीजंस एंड ये अगर होता है तो इसके इंपैक्ट्स, ये चैप्टर में हमें वो समझना है। एंड ये होने की वजह, ये जब होता है तब और कौन से कंट्रोल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है हमें कि यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में एग्जाम में तुमको पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बताओ। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू of AD beyond the full employment and at a full employment, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके तुम बियॉन्ड जा चुके हो एंड इस पॉइंट के बियॉन्ड जाने की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ है, दिस गैप इज नथिंग बट व्हाट, दिस गैप इज नथिंग बट योर इन्फ्लेशनरी गैप। ये इन्फ्लेशनरी गैप जो हुआ है, ये गैप आता कैसे है, उसकी जो रीजंस है वो हमें समझनी है इस चैप्टर में। रीजंस में यहाँ पे वेरी सिंपल टू रिमेंबर इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M के फॉर्मूला से ही हम याद करेंगे। सबसे पहला जो C है दैट स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या होता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, यानी कि कंजम्पशन इंक्रीज होना यानी कि क्या, ये इंक्रीज इन द कंजम्पशन लीड्स टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, मतलब दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मोर। अब जितना डिमांड वो कर रहे हैं उतना सप्लाई इकोनॉमी में नहीं है और उसकी वजह से क्या होने लगा, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई अगर नहीं है उतना तो क्या होगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे और जो एडी विल ग्रेटर देन एएस, ये सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ।
सबसे पहले एक तो क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ है, पहला पॉइंट ये हुआ है कि कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है। दूसरा पॉइंट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ। ये इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने के दो रीजन है। एक तो क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी जा रही है, जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है वो ज्यादा इजीली मिल रही है। क्रेडिट फैसिलिटी इज नथिंग बट लोन के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन, गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये जो रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट 10 एम्प्लॉयज को लगाएगा, उनकी जो सैलरी उनको पे करनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सैलरी पे करने की वजह से गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि लोगों के हाथ में जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही लोगों के हाथ में इनकम इंक्रीज हो गया, उससे क्या करना स्टार्ट करेंगे, वो कंजम्पशन ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे, और इसी की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू इंपोर्ट। यानी कि क्या, कि हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है एंड इंपोर्ट कम किया है। अब एक्सपोर्ट ज्यादा करने की वजह से जो हमारे इंडिया का जो डिमांड है वही अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इंडिया का डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें लेकिन सप्लाई नहीं है, तो अगेन हमारा सिचुएशन आ जाएगा एडी इज ग्रेटर देन एस। फिफ्थ पॉइंट और क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके साथ साथ ये तो हो गया हमारा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M का फॉर्मूला। उसके साथ साथ दो और पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट है कि जहां पे क्या होने वाला है, मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में बढ़ेगा। हमने ऑलरेडी जब सेंट्रल बैंक देख रहे थे उस टाइम पे ही देखा था, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे हमको इतने पैसे का इतना करना होता है यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। सेम यहाँ पे हम क्या बात करें, उसी मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में इतना पैसा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एडी इज ग्रेटर देन एस। एंड लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट कि जो टैक्स रेट्स है वो डिक्रीज होने की वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है। अब डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, जो भी पैसा, मतलब सपोज एक होता है टेक अवे इनकम, मतलब क्या, घर पे सपोज मैं 10,000 की सैलरी लेके जा रही हूं, लेकिन उस पे अगर मैंने 10 लाख की सैलरी लेके जाते हैं, 10 लाख की सैलरी लेके जा रही है, तो उस पे जो भी टैक्स का अमाउंट होगा वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा मेरा डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम में अब 10 लाख पे अगर सपोज मान लेते, अभी कैलकुलेशन इजी होगा, तो 10% अगर टैक्स था मेरा, तो 10 लाख यानी कि 1 लाख का टैक्स जाएगा मेरा, एंड 9 लाख मेरा डिस्पोजेबल इनकम होगा जो कि मैं स्पेंड कर सकती हूँ। लेकिन अगर यही 10 लाख की जगह अगर ऐसा हुआ 10% की जगह अगर ये हो गया 5%, तो यहाँ पे क्या होने वाला, मुझे सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना है, और मेरा क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से आई विल डिमांड मोर। तो ये क्या हो गए, ये रीजंस हो गए फॉर व्हाट, फॉर जो एक्सेस डिमांड है उसके लिए, या एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एस सिचुएशन को क्रिएट क्यों हुए हैं, उसके रीजंस ये है 6। एंड इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होने वाला है, इसकी वजह से इंपैक्ट बस ये होगा, इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट दो तरीके से समझेंगे। एक तो जनरल प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, जनरल प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, देखो डिमांड ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो बट ऑब्वियस है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड दूसरा इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे कैसा होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अगर ऐसा सिचुएशन है कि इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, इनवॉलेंट्री सिचुएशन इकोनॉमी में है तो क्या होगा, एंड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है हम इकोनॉमी में तो क्या होगा। अगर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा विदाउट इंक्रीज इन प्राइस, विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या होगा, हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पे है, जिसकी वजह से हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करना है तो लोग ज्यादा हायर करो, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोगों के हाथ में इनकम भी बढ़ेगा, एंड उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे
प्राइस भी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। अगर जितना सप्लाई को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जितना डिमांड है, तो अपने आप प्राइस मेंटेन रहने वाला है। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे है तो वी कैन नॉट एम्प्लॉय मोर पीपल एंड जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। ये क्या होगा? ये इंपैक्ट होगा। किस चीज का इंपैक्ट होगा? एक्सेस डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो उसका इंपैक्ट होगा ये। एंड अगर एक्सेस सप्लाई इकोनॉमी में हुआ तो इसका पूरा उल्टा होने वाला है। पूरा उल्टा मतलब क्या होगा? पूरा उल्टा मतलब सबसे पहले कंजम्पशन डिक्रीज होगा। कंजम्पशन डिक्रीज क्या हो रहा है? मतलब इन शॉर्ट एस इज ग्रेटर देन एडी। एस इज ग्रेटर देन एडी मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन उतना डिमांड नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो कंजम्पशन उतना नहीं कर रहे लोग, या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो लोग डिमांड भी नहीं कर रहे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया। इसका पूरा उल्टा कर देने का, इसका पूरा क्या करना है हमें? इसका पूरा उल्टा करना है। दिस इज नथिंग बट व्हाट? ये तुम्हारा क्या है? डेफिशिएंट डिमांड का पूरा रीजनिंग है एंड इंपैक्ट विल बी सेम, इंपैक्ट विल बी सिमिलर। कि जैसे इंपैक्ट क्या होगा प्राइस पे? अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को तुम एम्प्लॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में तुम्हारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, माल पूरा पड़ा हुआ है जो तुमको क्लियर करना है ऑलरेडी, तो तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, प्राइस भी डिक्रीज होगा एंड क्या होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज। इज दिस क्लियर? ये क्या होने वाला है? ये रीजंस हो गए एंड ये इंपैक्ट हो गए। अब इसके साथ साथ रीजंस एंड इंपैक्ट के साथ साथ एक चीज समझ लेना कि हमें इन सारी चीजों को जो है ये एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लगाए जाते हैं। दो मेजर्स होते हैं, एक होते हैं फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है वो ऑलरेडी हम लोगों ने सेंट्रल बैंक में देख लिया है। हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पे फोकस करेंगे, उसमें भी सिर्फ एकदम एक छोटा सा चार्ट और हमारा पूरा रिविजन कंप्लीट होने वाला है। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? कि जो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल आता है पूरा। तो फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे? एक्सेस डिमांड को सबसे पहले तो टैक्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा। टैक्स से क्या होगा? टैक्स देखो, इकोनॉमी में अब इन्फ्लेशन है, मतलब क्या? इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो चुका है, मतलब इकोनॉमी में क्या होने वाला है? इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इकोनॉमी में इतना पैसा है। अब हमें इतने का इतना करना है। बीइंग अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या सोचेगा? लोगों के हाथ में जो पैसा है उससे अगर मुझे कम करना है तो बीइंग अ गवर्नमेंट मैं क्या सोचूंगी? मेरे हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं टैक्स रेट को इंक्रीज करूंगी, जिससे लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा भरेंगे एंड उनके हाथ में जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होने वाला है? टैक्स रेट को हम इंक्रीज करेंगे। एंड अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्स रेट को डिक्रीज कर दो, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स रेट कम करेगा, जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा और वो स्पेंड ज्यादा करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ज्यादा ऑलरेडी इकोनॉमी में इतना पैसा है और तुम स्पेंड करोगे और गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, लोगों के हाथ में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे अपना एक्सपेंडिचर। तीसरा पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स मतलब कि लोगों से जो पैसा लेना है, लोगों से जो बोरो करना है। इकोनॉमी में इतना पैसा है, लोगों से बोरो करना स्टार्ट करो, इकोनॉमी में इतना पैसा रहेगा, गवर्नमेंट के पास पूरा पैसा आ जाएगा, अपने आप पूरा इकोनॉमी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट इज नथिंग बट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। यानी कि क्या? डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब जो गैप है, बीच का जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रिंट करना होता है नोट्स, नोट्स को करेंसी जो प्रिंट करी जाती है उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे करेंसी जो प्रिंट करी जाएगी उसको स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, तो उस करेंसी प्रिंट मत करो, स्टॉप कर दो, जिससे क्या होगा? अपने आप इकोनॉमी में पैसा अपने आप बैलेंस मेंटेन बना रहेगा धीरे धीरे। और इसी का उल्टा पूरा करना है जब तुम डेफिशिएंट डिमांड की बात करोगे। इज दिस क्लियर? एंड इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में तो हम जानते हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने ये पूरे सारे के सारे जो है टूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार देख लिए। सेंट्रल बैंक चैप्टर याद नहीं आया तो एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेना सेंट्रल बैंक का, अपने आप याद आ जाएगा। बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, एकदम सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो इसी के साथ हम हमारा रिवीजन लेक्चर आज का यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे विथ द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट विल बी बजट एंड बचे हुए जो दो चैप्टर बीओपी एंड फॉरेक्स, इन तीन चैप्टर्स के साथ हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन होगा वो पूरा खत्म होने वाला है। तो वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।